अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज आप लोग 9th क्लास की फ़िज़िक्स 2025 की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, आज हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करेंगे, जिसका नाम है आपके पास डायनामिक्स। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है आपके पास, ये बुक के पेज नंबर 52 के ऊपर दिया गया है, चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। ठीक है, जो पिछला चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, उसके अंदर हमने बेसिकली फोर्सेस के बारे में ही पढ़ा था, वेक्टर स्केलर्स के बारे में पढ़ा, और वो चैप्टर हमारा जो था वो कल कंप्लीट हो चुका। उसके हमने कल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा चीज़ें भी कल कर ली थी। ठीक है, तो आज चैप्टर नंबर 3 का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो ये आप लोगों का पेज नंबर 53 से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर सिंपल डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई हैं कि डायनामिक्स क्या होती है, फोर्सेस क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसमें वो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3.1 कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। असल टॉपिक ये है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये आसान बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जितना ज़्यादा लेंथी है उससे ज़्यादा ये आसान है। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशानी होना, आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंथ में है, लेकिन याद करने में वो आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन आज हम करेंगे। ये आप लोगों को दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में पेज नंबर 78 के ऊपर। ठीक है, तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन 3.1 एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। ये आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे, और इसके साथ स्टार्टिंग पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन डायनामिक्स, तो वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये सारे का सारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये पूरा यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने अच्छी तरह रीड किया। इसके बाद इसमें से जो डेफिनेशन थी, एग्जांपल्स थी, जो हेडिंग्स बन रही थी, उनको हेडिंग्स बनाकर प्रॉपर्ली आसान लफ्ज़ों के अंदर मैंने नोट्स के ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो नोट से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डायनामिक्स। तो बच्चों, आप लोगों को पता होगा कि हमने जब पिछला चैप्टर पढ़ा काइनेमेटिक्स, तो उसके अंदर भी हमने सबसे पहले इसकी ब्रांच की डेफिनेशन की थी कि काइनेमेटिक्स बेसिकली होती क्या है। तो हमने वहाँ पर देखा था कि बेसिकली मैकेनिक्स आपके पास ऐसी दो ब्रांचेज है, मैकेनिक्स की दो ब्रांचेज हैं, एक है काइनेमेटिक्स और एक होती है डायनामिक्स। ठीक है, इनके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें हमने कहा था कि काइनेमेटिक्स को हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे और डायनामिक्स को अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों के पास डायनामिक्स आ चुकी। ठीक है, तो ये देखें, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन डायनामिक्स। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द काज ऑफ इट्स मोशन इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। तो बेसिकली मैकेनिक्स की ऐसी ये ब्रांच है, ऐसी शाख है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में तो पढ़ते हैं, साथ साथ हम उस मोशन का काज भी पढ़ते हैं कि वो मोशन किस वजह से हुई। ठीक है, उस मोशन को करवाने के लिए कौन ज़िम्मेदार है। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम इसके काजेज़ इफ़ेक्ट्स ये डायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जबकि काइनेमेटिक्स में काजेज़ और इफ़ेक्ट्स को नहीं पढ़ते थे, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मोशन को ही डिस्कस कर रहे थे। तो इसके साथ आप लोग इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। व्हेन वी ड्राइव अ कार, द इंजन exerts अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ड्यू टू विच कार मूव्स। ठीक है, जब हम एक कार को या बाइक को चलाते हैं, ठीक है, उसको जब स्टार्ट करते हैं, तो उसका जब इंजन स्टार्ट होता है, तो वो बेसिकली इंजन एक ऐसी फोर्स प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से कार मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन बनता है, और एक्सेलरेशन आपको पता है किसी भी जिस्म की मोशन का ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों के पास जो फोर्स है वो मोशन करवाने के लिए ज़िम्मेदार होती है, किसमें, जब हम कार को ड्राइव करते हैं, जब इंजन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर भी हमने देखा, यही चीज़ देखी कि जो मोशन है उसकी कोई ना कोई काज है, उसकी कोई ना कोई वजह है। ठीक है, उसकी वजह क्या थी कि इंजन ने फोर्स लगाई। तो इस चैप्टर में हम इसी तरह ही तमाम मोशन जो हैं उनकी वजूहात भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 था आपके पास, सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3.1 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बाय प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो आपने सबसे पहले तो बताना है कि फ़ोर्स क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने बताना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है फ़ोर्स का, यानी फ़ोर्स की इम्पोर्टेंस, फ़ोर्स की टाइप्स वगैरह सब कुछ। ठीक है, साथ में फिर उनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बतानी है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर इर्द गिर्द के माहौल में हम जो चीज़ें देख रहे हैं, वहाँ पर फोर्सेस क्या कहाँ कहाँ लागू हो रही हैं। तो ये सब कुछ आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो इसीलिए, क्योंकि फ़ोर्स का जो टॉपिक होता है वो बहुत ज़्यादा ना वाइड है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो चुका है, लेकिन आसान है। ठीक है, याद करने में आपको ये बहुत ही
सिंपल लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होगी। फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट स्टार्ट्स, स्टॉप्स और चेंजेस दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी, ठीक है। बेसिकली फोर्स एक पुश है या पुल है, ठीक है। या तो हम किसी चीज़ को धकेलते हैं या तो किसी चीज़ को खींचते हैं। दैट स्टार्ट, स्टॉप्स और चेंजेस दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो कि उस जिस्म की वेलोसिटी को चेंज कर देता है, ठीक है। अगर कोई जिस्म है किसी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, जब इसके ऊपर आगे से कोई फोर्स लगेगी वो या तो इसे रोक देगी या तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगी, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपके पास कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है। और वेलोसिटी आपको पता है, मिसाल के तौर पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मूव कर रहा है, तो ये जो आपके पास वेलोसिटी दी गई है 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसमें जो 30 है ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड है, ये कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है। और इसके साथ इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। टूवर्ड्स नॉर्थ लिखा होगा या टूवर्ड्स ईस्ट लिखा होगा या कोई भी डायरेक्शन इसके साथ आपको दी हो सकती है, या तो आपको कोई एंगल भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन बता रही होगी और ये इसकी क्या होगी, इसका ये मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और डायरेक्शन का मतलब आप लोगों को पता है कि किस सिमत में वो वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट किस सिमत में वो जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो है बेसिकली वो पुश होती है या पुल होती है, जो कि वेलोसिटी को यानी कि उसकी रफ्तार को ऑब्जेक्ट की वो चेंज कर देती है या चेंज करने की सलाहियत रखती है, ठीक है। इसके बाद आपने देखना है यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट क्या होता है इन सिस्टम इंटरनेशनल, एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, जिसमें हम तमाम यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फोर्सेस इज़ न्यूटन, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसका सिंबल है कैपिटल एन, ठीक है। और एक न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब ये कहाँ से आया, ये आप लोग देखें, ये अभी हम अगले लेक्चर्स के अंदर जब हम न्यूटन के लॉ पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ है F=ma। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि फोर्स मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। और मास का यूनिट होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसीलिए जो 1 न्यूटन है, जो फोर्स का यूनिट है, वो किसके बराबर आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो ये बेसिकली यहाँ से आया, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ फोर्स, यानी फोर्स के क्या काम होते हैं वो लिखा हुआ है। देयर आर सो मैनी फंक्शंस ऑफ फोर्स, सम ऑफ देम आर एज। तो कुछ यहाँ पर आप लोगों के साथ वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हर ये एक एक फंक्शन है, साथ उसकी एक एक दो दो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो पहला फंक्शन ये है, समटाइम्स वी अप्लाई फोर्सेस ऑन अदर बॉडीज़, ठीक है। बाज़-औक़ात हम फोर्सेस को दूसरे अजसाम के ऊपर लगाते हैं, ठीक है, जिसे हम पुश भी कह सकते हैं या पुल कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, व्हेन वी ओपन अ डोर वी पुश और पुल इट बाय अप्लाइंग फोर्स। तो जब हम किसी दरवाजे को खोलते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो उसको पुश करते हैं या तो उसे पुल करते हैं, ठीक है। तो ये भी फोर्स की एग्जांपल हो जाएगी। इसके बाद व्हेन वी आर सिटिंग इन अ कार वी पुश अगेंस्ट द सीट एज द कार टर्न्स राउंड अ कॉर्नर। तो जब हम किसी कार के अंदर बैठे हों तो वो जब तेज़ रफ्तार से जा रही हो एकदम वो टर्न लेती है, जब मुड़ती है किसी जगह को, तो वो कार जब तेज़ी से किसी तरफ वो मुड़ती है, टर्न लेती है, तो आप देखते हैं कि उसके अंदर जो बैठे हुए मुसाफिर हैं या सवारियाँ हैं वो थोड़ा सा बाहर विंडो की तरफ गिरने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये वजह भी इसकी वजह से होता है, ये फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के पास फोर्स की एग्जांपल हो सकती है। इसके बाद आप लोगों के पास फोर्स का दूसरा फंक्शन आ जाता है, फोर्स ट्रांसफर्स एनर्जी टू एन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या करती है, बेसिकली फोर्स दूसरे अजसाम को एनर्जी ट्रांसफ़र भी करती है, ठीक है, एनर्जी मुंतकिल करती है। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी बेसिकली एनर्जी का मतलब होता है कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को हम कहते हैं एनर्जी, ठीक है। तो फोर्स एनर्जी को किसी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र भी कर सकती है। तो इसकी एग्जांपल लिखी हुई है, अ मैन हु मूव्स अ व्हील बैरो with its load, the man first applies force to lift it and then applies force to push it. He applies a different amount of force on each handle when turning the wheelbarrow around the corner in order to keep it from tipping over. तो ये बेसिकली आप लोग इसको ना बुक के ऊपर से देख सकते हैं। इसकी ये जो पिक्चर है ये बुक के ऊपर बनी हुई है, आप लोगों के पास पेज नंबर 53 के ऊपर आपके पास ये बनी हुई है। ये एक आदमी है, उसके पास एक व्हील बैरो है, ठीक है। इसके अंदर इसने लोड रखा हुआ है, उसने कोई सीमेंट या रेत वगैरह इसके अंदर डाली हुई है
और वो इसे पुश करता हुआ लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये इसे व्हील बैरो कहते हैं। तो ये एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो सबसे पहले क्या करता है, फोर्स को, द मैन फर्स्ट अप्लाइज फोर्स टू लिफ्ट इट, सबसे पहले वो उसको हैंडल से उठाता है, ठीक है। फोर्स ने क्या किया यहाँ पर, लिफ्ट करने में उसकी मदद की। एंड देन अप्लाइज फोर्स टू पुश इट, फिर उसी फोर्स की मदद से वो उसको पुश करके आगे की तरफ लेकर जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो तरह की फोर्स लग रही, एक तो लिफ्ट की और एक तो पुश की फोर्स लग रही, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट अमाउंट की फोर्स जो है वो लगा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। या हम उसको टर्न कर सकते हैं, ठीक है, या तो टिपिंग ओवर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास इसका थर्ड फंक्शन आ जाएगा, सम फोर्सेज एक्ट ऑन अस। तो बाज़ फोर्सेज ऐसी होती हैं जो कि हमारे ऊपर अमल करती हैं। इसकी एग्जांपल क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग डाउनवर्ड। तो ये सबसे बड़ी मिसाल है। आप लोगों ने देखा होगा कि आप सबको पता होगा कि ज़मीन के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाती है। ये हर चीज़ को एक्टिंग डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचती है, ठीक है। ये नीचे की तरफ इसकी इस फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो ये भी हम पर अमल करती है, इसीलिए इसकी एग्जांपल हो जाएगी। इसके बाद दूसरी एग्जांपल है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, कि जब हम ज़मीन के ऊपर चल रहे होते हैं तो हमारे पाँव और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है, जो डगर होती है, जिसकी वजह से हम आसानी से चल पाते हैं, फिसलते नहीं हैं, ठीक है, वो भी फोर्स ही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें चलने में आसानी पेश आती है। तो ये आप लोगों के पास ऐसी फोर्सेस थी जो कि हमारे ऊपर अमल करती हैं। और पिछले दो फंक्शन थे जिनमें हमने ऐसी फोर्सेस पढ़ी जो कि हम दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा सकते हैं और फोर्सेस एनर्जी को कैसे ट्रांसफ़र करती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास फंक्शंस ऑफ फोर्स थे। इसके बाद आप लोगों के पास इसकी हेडिंग आ जाएगी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आप लोगों को ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि फ़ोर्स कितनी टाइप्स की होती हैं। तो आप लोगों ने बताना होगा फोर्सेस की बेसिकली दो मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। कौन सी, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट का मतलब आप सबको पता होगा कि इसका मतलब होता है कि एक जिस्म का दूसरे जिस्म से रब्ता होना, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी बेसिकली इसी तरह ही हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ कॉन्टैक्ट फोर्स इज़ अ फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड बाय वन ऑब्जेक्ट ऑन अदर ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर हो तो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जहाँ पर वो दोनों मिल रहे हैं, वहाँ पर जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास होगी कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, इसके साथ इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। पहली एग्जांपल है अप्लाइड फोर्सेस, दूसरी है फ्रिक्शन, तीसरे नंबर पे है ड्रैग, फिर है थ्रस्ट, फिर नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ईटीसी, ठीक है। ये आप लोगों के पास इसकी एग्जांपल है। अब हम इन सब को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, इनकी डेफिनेशन और इनके साथ साथ एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह ही इस लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ हुई है कि हमने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स लिखी हैं। और ये इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि एग्जांपल ये वही हैं जो कि आप डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है जिनके बारे में आपको ना पता हो, तो इसीलिए इनको याद करने में भी आसानी ही होगी। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाती है अप्लाइड फोर्सेस। अप्लाइड का फोर्सेस का मतलब होता है कि जो दूसरे एग्जाम पर लगाई जाएँ। अप्लाइड फोर्सेस आर पुश, पुल और ट्विस्ट, ठीक है। ये या तो पुश हो सकता है, किसी चीज़ को दबा सकते हैं हम, पुल किसी चीज़ को धकेल सकते हैं, खींच सकते हैं, और ट्विस्ट या किसी चीज़ को ट्विस्ट कर सकते हैं, उसको जिसे कहते हैं मरोड़ सकते हैं, ठीक है, उसे बेंड कर सकते हैं। एग्जांपल्स इसके आप लोग देखें, पुशिंग और पुलिंग अ डोर, ये सबसे बड़ी मिसाल है पुश और पुल की, कि जब हम दरवाजे को खोलना हो तो उसको हम पुल करते हैं और जब बंद करना हो तो उसको हम पुश कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा ट्विस्टिंग अ रैपर। तो आपके पास अगर किसी कैंडी का रैपर हो तो उसको आप लोग ट्विस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको बेंड कर सकते हैं आसानी से। किसी रबर बैंड को भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये भी अप्लाइड फोर्सेस की एग्जांपल आ जाएगी। तो इसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है फ्रिक्शन, ठीक है। ये भी मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। इसको उर्दू में रगड़ की फोर्स भी कह सकते हैं आप लोग। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ द फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन, ठीक है, जो कि मोशन की मुखालफत करती है। व्हेन द सरफेस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ अदर, कि जब दो ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, उन दोनों के पास कोई ना कोई सरफेस है, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर होंगे, तो अगर वो उन दोनों की मोशन रेजिस्ट हो, एक दूसरे की मोशन जो है वो रेजिस्ट करें, मुखालफत करें, ठीक है। तो इस केस में ये जो फोर्स है जो मोशन की मुखालफत कर रही है उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। तो ये एग्जांपल से आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ सकती है। एग्जांपल है कि फ्रिक्शनल फोर्स
व्हेन वी आर वॉकिंग ऑन रोड्स, जब हम सड़कों के ऊपर चल रहे होते हैं तो हमारे पाँव और सड़क के दरमियान फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम आसानी से चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन की फ़ोर्स ना हो तो हम सड़क पर फिसलेंगे, गिर जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी एग्जांपल है रबिंग अवर हैंड्स, अपने हाथों को आपस में रब करना, ठीक है। जब आप हाथों को तेज़ी से रब करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके हाथों के दरमियान भी रगर की फ़ोर्स है, जिसकी वजह से आप उसे आसानी से रब कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी रेजिस्टेंस ही है, यानी कि मुखालफत है मोशन में। तो इसके बाद आप लोगों के पास आगे ड्रैग की फ़ोर्स आ जाएगी, ठीक है। ड्रैग फोर्स इज़ द रेजिस्टेंस फोर्स कास्ड बाय द मोशन ऑफ बॉडी थ्रू अ फ्लूइड, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स बेसिकली ये भी एक रेजिस्टेंस फोर्स ही है, ये भी मुखालफत ही करती है मोशन की, लेकिन एक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड का मतलब आपके पास हो सकता है कि जिसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जैसे हवा है, जैसे पानी है, ठीक है, कोई लिक्विड है या गैस है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, ठीक है। तो इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग फ्लूइड। तो ये कैसे एक्ट करती है, ये रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट एक्ट करती है, ठीक है। रिलेटिव मोशन क्या होती है, हमने चैप्टर नंबर 2 में जब रेस्ट एंड मोशन वाला टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ इसके बारे में बताया था विद एन एग्जाम्पल। तो वहाँ से आप लोग इसको देख भी सकते हैं कि रिलेटिव मोशन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास जो ड्रैग है ये उसके रिलेटिव मोशन के बिल्कुल ऑपोजिटली एक्ट करती है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर से मूव कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है थ्रस्ट। तो इट इज़ एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट, कि जब हम किसी चीज़ को किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डुबोते हैं, उसको उसके अंदर डिप करते हैं, तो हमारे पास आप देखेंगे कि वो आसानी से डिप नहीं हो पाता, ठीक है। यानी कि उसे थोड़ा थोड़ा सा नीचे से फोर्स लग रही होती है जो ऊपर की तरफ होती है। तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होती है इसको हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। उछाल की फोर्स भी इसे उर्दू में कह सकते हैं, ठीक है, जो कि उस ऑब्जेक्ट को अंदर सही तरह डूबने से रोकने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स आप लोग देखें, डिपिंग एन ऑब्जेक्ट इन वाटर, दिस फोर्स इंक्रीजेज एज वी पुश द ऑब्जेक्ट डीपर इनटू द वाटर, कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ज़ोर से लिक्विड के अंदर डुबोने की कोशिश करते हैं तो ये उतनी ही ज़्यादा फोर्स, इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इसकी दूसरी एग्जांपल आप लोगों के पास है, अ शिप कैन फ्लोट इन सी ड्यू टू इट विच बैलेंसेस इट्स वेट, ठीक है। कि एक जो बहरी जहाज़ है वो दरिया के ऊपर इजीली, आप लोगों ने देखा होगा, वो दरिया की सतह पर वो इजीली चल सकता है, ठीक है। बहरी जहाज़ हालांकि वो कितना बड़ा है, वो डूबता क्यों नहीं है, वो इसी वजह से डूबता नहीं है क्योंकि पानी की जो उछाल की फ़ोर्स है, थ्रस्ट अप थ्रस्ट फोर्स है, वो उसे उसकी पानी की सतह के ऊपर तैरने में मदद देती है, ठीक है। तो इसी वजह से आप लोगों के पास वो बहरी जहाज़ आसानी से तैर पाता है। तो ये आप लोगों के पास ये आप वहाँ भी देख सकते हैं कि जब हम किसी सुई को पानी के अंदर फेंकें तो वो सुई जो होती है बड़ी तेज़ी से पानी के अंदर डूब जाती है, लेकिन एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ वो पानी के अंदर नहीं डूब पाता। तो उसकी वजह यही है कि जो पानी की उछाल की फ़ोर्स है ना, वो ऑब्जेक्ट के वज़न के मुताबिक अमल करती है, कि जितना ज़्यादा किसी ऑब्जेक्ट का वज़न होता है फोर्स उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर पानी लगाता है, ठीक है। तो बहरी जहाज़ चूँकि बहुत ज़्यादा उसका वज़न होता है, इसीलिए पानी उस पर उसके वज़न के मुताबिक ही फोर्स लगाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर डूब नहीं पाता, ठीक है। लेकिन जो सुई है उसका वज़न बहुत ज़्यादा कम, नेग्लिजिबल होता है, तो इसीलिए पानी उसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा कम अमाउंट की फ़ोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर आसानी से इमर्स हो जाती है, डूब जाती है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है पांचवी एग्जांपल, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स इट इज़ द फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय अ सरफेस ऑन एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन इट। तो बेसिकली ये आप लोगों के पास परपेंडिकुलरली एक्ट करती है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर एक्ट करती है। जैसे ये एक पेज है, इसकी ये एक सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है वो बिल्कुल इस तरह इस डायरेक्शन के अंदर होगी, जो इसके बाहर की तरफ अमल करेगी, ठीक है। जो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जिस तरह ये पेन पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इसकी रिएक्शन फोर्स है इस सरफेस की, जो इसे ऊपर की तरफ इसके ऊपर लग रही है, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग इसके दो पॉइंट्स देख सकते हैं कि दिस फोर्स एक्ट्स आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कि ये वाली जो फोर्स होती है नॉर्मल फोर्स, ये सरफेस से बाहर की तरफ आउटवर्ड अमल करती है और परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल स्ट्रेटली अमल करती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सपोर्ट फोर्स अपॉन दी ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करके रख रही है ना अपनी सरफेस के ऊपर, उसको पड़ा रहने दे रही है, तो इसीलिए इसे हम सपोर्ट फोर्स भी कह सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है एयर रेजिस्टेंस। इट इज़ द ओपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू इट, कि जब हवा के अंदर से कोई जिस्म गुजर रहा होता है तो उसके ऊपर एक
ओपोजिशन अप्लाई होती है, ठीक है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है अ पैराट्रूपर फॉलिंग डाउन के। जब आपने देखा होगा जो स्काई डाइवर होते हैं, ठीक है, वो जब एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर वगैरह से जंप करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा उनका पैराशूट ओपन हो जाता है और वो बिल्कुल स्लोली ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। तो वो इस वजह से होता है कि हवा की जो रेजिस्टेंस है उन्हें बिल्कुल स्लोली ज़मीन की तरफ आने देती है। अगर हवा में रेजिस्टेंस मौजूद ना हो तो वो बहुत बहुत तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरेंगे, जो कि उनकी जान के लिए ख़तरा हो सकता है। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाएगी टेंशन फोर्स, ठीक है। तो टेंशन फोर्स क्या होती है, इट इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ रोप व्हेन अ पर्सन और लोड पुल्स इट, कि जब एक रस्सी को एक आदमी या कोई लोड के ज़रिए हम उसको खींचते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा वो थोड़ी सी इलास्टिक हो जाती है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं टेंशन फोर्स। तो टेंशन इन अ स्प्रिंग, तो आपने देखा होगा कि एक जो स्प्रिंग होता है उसको भी जब हम खींचते हैं तो उसकी भी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो वो वापस आ जाता है। तो ये जो जिस वजह से वो उसकी लेंथ इंक्रीज़ हुई, इसको इलास्टिक फोर्स भी कहते हैं, लेकिन इसको साथ साथ टेंशन फोर्स भी कह सकते हैं, जिसको आप लोग कैपिटल टी के साथ डिनोट करते होते हैं, ठीक है। तो ये अगले आने वाले टॉपिक्स के अंदर ये बड़ी डिटेल के साथ आएगी ये फोर्स, तो तब मैं आप लोगों को इसके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है इलास्टिक फोर्स। इट इज़ द फोर्स दैट ब्रिंग्स सर्टन मटीरियल्स बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर बीइंग डिफॉर्म्ड। तो बिल्कुल वही वाली जो पिछले में मैंने बताई कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचते हैं या उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, तो अगर वो अपनी ओरिजिनल शेप चेंज कर दे, अपनी लेंथ चेंज कर दे, अपना वॉल्यूम चेंज कर दे, ठीक है, तो इस केस में ये जो फोर्स लगी है, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, ये इलास्टिक फोर्स है, जो कि जिसने उसके अंदर इलास्टिसिटी को पैदा किया है, जिसने उसकी शक्ल को डीफॉर्म कर दिया है, ठीक है। तो एग्जांपल्स इसकी क्या है, रबर बैंड्स, स्प्रिंग्स और ट्रैम्पोलाइन वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इनको हम जब हम खींचते हैं या इन पर फोर्स लगाते हैं तो ये चीज़ें अपनी शक्लों को चेंज बड़ी आसानी से कर सकती हैं, तो इसीलिए इन पे इलास्टिक फोर्स लग सकती है। इसके बाद आप लोगों के पास अगली हेडिंग आ जाएगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो अभी तक हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस की डेफिनेशन और साथ उसकी एग्जांपल्स देख ली, ठीक है। अब आगे आप लोगों के पास आ जाती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, फोर्सेस की जो दूसरी टाइप है। तो द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो बेसिकली ऐसी फोर्सेस हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में होती हैं, जो कि फिजिकली एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये पेन है और ये कागज़ है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर है तो ये इस तरह पड़े होंगे, लेकिन अगर ये एक दूसरे के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है तो एक दूसरे से या तो बहुत दूर होंगे या तो करीब भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रहे होंगे। तो इसको हम कहेंगे, इनके दरमियान जो फोर्सेस अगर कोई हैं तो उन फोर्सेस को हम कहेंगे वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ लिखी हुई हैं, ये आप लोगों को अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकती है कि राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो इसको आप लोग देख लें, तो बिल्कुल सिंपल सी है। पहली प्रॉपर्टी आपके पास, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैन वर्क फ्रॉम डिस्टेंस। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया, या तो ये बहुत ज़्यादा फासले पे हो सकता है या करीब भी हो सकता है, तो ये बेसिकली डिस्टेंस पे अप्लाई होती हैं, ठीक है। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एक्शन एट अ डिस्टेंस। तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्शन एट अ डिस्टेंस, चूँकि ये एक फासले के ऊपर लगती हैं, इसीलिए। देयर इज़ ऑलवेज अ फील्ड लिंक्ड विद अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो जब दो अजसाम के दरमियान नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हों तो उन दोनों के दरमियान एक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इस फोर्सेस को दीज आर आल्सो कॉल्ड फील्ड फोर्स, इसीलिए इनको फील्ड फोर्सेस भी कहा जाता है। तो ये आप लोगों के पास इसकी आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी, 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। पहली है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर है आपके पास मैग्नेटिक फोर्स, और लास्ट पे आ जाएगी स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो एक एक करके हम इनकी डेफिनेशन और साथ इनकी एग्जांपल्स को लिखेंगे, और जिनके फार्मूले हैं उनका फार्मूला भी साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास आ जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच हैव मैस। तो दो ऑब्जेक्ट्स जिनका मैस हो आपस में, उन दोनों के दरमियान अगर कोई अट्रैक्शन की फोर्स मौजूद है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, वो उन दोनों की दरमियान जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उनके दरमियान जो फील्ड होगी उसको हम कहेंगे वो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ये बहुत ज़्यादा फासले पर भी लग सकती है, ठीक है, गिवन बाय न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम न्यूटन लॉज से भी देख सकते हैं, ठीक है। जो इसका फार्मूला है वो ये बेसिकली न्यूटन का ही लॉ है, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहलाता है, जिसमें उसने कहा था कि फोर्स जो होती है वो मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इन मैसेज के दरमियान जो फासला है, डिस्टेंस है d, उसके स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास ये एक फार्मूला बन गया है, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी का स्क्वायर
प्रोपोर्शनल का सिंबल ख़त्म करने पर हमारे पास जी आ गया, ठीक है। तो ये जी क्या है, वेयर जी इज़ अ कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन हैविंग वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वैल्यू कहाँ से, ये जहाँ से भी वैल्यू आई है आप लोगों ने इसको इसी तरह याद कर देना, ठीक है। तो ये इसको हम बेसिकली कहते हैं कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो जब हमने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल जो था इसके दरमियान इसको ख़त्म किया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया, तो वो हमने जी इस्तेमाल किया न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर, ठीक है। तो ये फार्मूला आगे जाकर आएगा भी, तो जब ये आगे आएगा तो फिर इसकी डेरिवेशन भी देखेंगे कि किस तरह बना। तो फिलहाल आप लोग इसको याद कर लें, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। एन एप्पल फॉलिंग डाउन फ्रॉम ट्री, तो सबसे अच्छी मिसाल है ग्रेविटी की, कि जब एक सेब दरख्त के ऊपर से गिरता है तो वो ज़मीन की तरफ आता है, तो ज़मीन की ग्रेविटी उसे अपने तरफ खींचती है। तो ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी। दूसरे नंबर पे व्हेन वी थ्रू एन ऑब्जेक्ट अपवर्ड, कि जब हम किसी जिस्म को ऊपर की तरफ फेंकते हैं जैसे बॉल को, तो इट रिटर्न्स बैक टू अर्थ, तो वो भी ज़मीन की तरफ वापस आ जाता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी है जो कि उसे अपनी तरफ खींच लेती है। तो दूसरे नंबर पे आपके पास आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये चार्जेस के दरमियान होती है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिनको चार्ज किया जाए या जिनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को लाया जाए, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स होगी उस फोर्स को हम कहेंगे वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इसके साथ आप लोग इसका एक्स्ट्रा पॉइंट लिख सकते हैं, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, चार्जेस आपके पास दो तरह के होते हैं, या तो आपके पास पॉजिटिव होते हैं या तो वो नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं यानी वो सेम है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को, जिसे उर्दू में कहते हैं दफ़ा की फोर्स लगाएंगे, ठीक है। और ऑपोजिट चार्जेस हैं यानी अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये आप लोगों के पास अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं। इट इज़ आल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी ज़्यादा फासले पर लग सकती है, ठीक है। और इसकी एप्लीकेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ये आप लोग 10th क्लास के अंदर भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज के बारे में। तो इसका फार्मूला आपके पास सेम वही न्यूटन के लॉ की तरह ही है। यहाँ पर जो है जी की जगह के आ गया और M1 M2 की जगह Q1 और Q2 आ गया, जो कि चार्जेस हैं, ठीक है। Q1 Q2 का मतलब चार्जेस है और R का मतलब है इन चार्जेस के दरमियान का फासला। जैसे ये दो चार्जेस मैंने बनाए, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो R है, और ये चार्ज हो गया Q1 और ये चार्ज हो जाएगा Q2, ठीक है। और K क्या है, K एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे हम कूलम्ब कांस्टेंट भी कहते हैं। कूलम्ब साइंटिस्ट था जिसने ये फार्मूला बनाया था, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर काम किया था, तो उसी के नाम की वजह से इस कांस्टेंट का नाम पड़ गया कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। तो बहरहाल इसके बाद आप लोगों के पास थर्ड पॉइंट आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स। इट इज़ अ फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट्स on other magnets and magnetic materials like iron, nickel and cobalt। तो जब मैग्नेट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्सेस कहलाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब दो मकनातीस होते हैं उनको जब आप आपस में एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं, या तो वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं या तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को धकेल देते हैं दूर की तरफ। तो उनके दरमियान जो फोर्सेस है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, इन फोर्सेस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। तो इसके एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स ऑफ मैग्नेट्स कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो पोल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने ये आप लोगों को पता होगा, ये हमारे पास एक हॉर्स शू मैग्नेट भी होता है या एक सिंपल बार मैग्नेट है। तो इसके अंदर दो पोल्स होते हैं, एक हमारे पास नॉर्थ होता है और एक कौन सा होता है, साउथ पोल होता है, ठीक है। तो अगर दो सेम पोल्स हैं, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सेम उसी तरह जिस तरह चार्जेस होते हैं, अगर सेम चार्जेस हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्जेस हों, पॉजिटिव और नेगेटिव हों, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह पोल्स में भी होता है कि अगर आपके पास दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, दोनों के ऊपर पोल्स हैं नॉर्थ साउथ, तो अगर साउथ को नॉर्थ के करीब लेकर जाएं तो ये ऑपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम जब नॉर्थ को नॉर्थ के करीब लेकर जाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये दो पॉइंट्स आप इसके साथ लिख सकते हैं। इसके बाद लास्ट पे आपके पास आ जाता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, ठीक है। तो दीज आर द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो ये कौन सी फोर्स होती हैं, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान होती हैं। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट में लिखा हुआ है
कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सब एटॉमिक का मतलब है कि ऐसे पार्टिकल जो कि एटम के अंदर पाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि ये जो मैटर है, ये पूरी कायनात है, ये मैटर से मिलकर बनी है, मादे से मिलकर बनी है। और मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होता है एटम। ठीक है, हर चीज़ जो है वो एटम से मिलकर बनी है। और एटम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं, यानी जो कि एटम का हिस्सा है। तो इन पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्सेस, जो कि स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हैं और वीक भी हो सकती हैं। ये अगले लेक्चर के अंदर इनको हम डिटेल के साथ देखेंगे भी। ये दोबारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग, वीक, न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है, ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ये अगले आने वाले लेक्चर के अंदर आप लोग इसको और ज़्यादा डिटेल के साथ देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।